नमस्कार। देश का सबसे पुराना चैनल जी न्यूज, देश का सबसे भरोसेमंद चैनल जी न्यूज और उसी जी न्यूज पर बहस के नंबर 1 शो ताल ठोक के में आपका स्वागत है। मैं हूं दीपक चौरसिया। आप गर्व करते हैं कि अमेरिका सबसे पुराना लोकतंत्र है, तो हम यानी भारत भी दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। लेकिन कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी को देश में लोकतंत्र कहीं दिखाई नहीं दे रहा। कहीं नहीं का मतलब कहीं भी नहीं। सोनिया गांधी ने एक अंग्रेजी अखबार में क्या आर्टिकल लिखा है वो बताऊंगा, ये बहस भी उसी पर है। लेकिन उससे पहले आज की 2 तस्वीरें देखिए। ये 2 तस्वीरें हैं। सबसे पहली, संसद की सदस्यता गंवाने के बाद राहुल गांधी आज पहली बार वायनाड पहुंचे। उनका जोरदार स्वागत हुआ, साथ में प्रियंका वाड्रा भी रही। एक तरह की मैसेजिंग थी कि पार्टी और परिवार अब भी उनके साथ है। दूसरी तस्वीर जयपुर में सचिन पायलट के अनशन की है, जो आज शुरू हुआ। अब इसका मैसेज समझिए कि पायलट के पीछे जो बैनर था उसमें सिर्फ एक गांधी थे, महात्मा गांधी। कांग्रेस के बाकी तीनों गांधी बैनर में नहीं थे। कांग्रेस के अंदरूनी लोकतंत्र में ये एक दुर्लभ तस्वीर कही जा सकती है। लौटकर सोनिया गांधी के लोकतंत्र वाली चिंता पर आते हैं। उस आर्टिकल पर आते हैं जिसमें उन्होंने मोदी सरकार पर गिन गिन कर सवाल खड़े किए हैं। सोनिया के आरोपों का सार यह है कि देश में लोकतंत्र नहीं बचा है। सब कुछ प्रधानमंत्री मोदी, बीजेपी और आरएसएस के कंट्रोल में है। सोनिया ने अडानी, मेहुल चौकसी से लेकर बिल्किस बानो तक का जिक्र किया है। उन्होंने चीन के आगे सरेंडर करने का आरोप भी लगाया है। उन्होंने सीबीआई, ईडी के दुरुपयोग का आरोप दोहराया है। संसद में चर्चा रोकने, विपक्षी आवाज दबाने, मनमर्जी से किसी की सदस्यता छीनने का आरोप भी लगाया है। यानी राहुल गांधी वाले मामले का जिक्र उन्होंने किया है, नाम नहीं लिया। बीजेपी और आरएसएस पर माइनॉरिटीज को डराने का, कानून मंत्री पर जजों को डराने का, यहां तक कि बीजेपी और सरकार पर मीडिया को भी अपनी उंगलियों पर नचाने का आरोप लगाया है। और इन सबको आपस में जोड़कर आरोप लगाया है कि प्रधानमंत्री की कथनी करनी में बहुत बड़ा फर्क है। वो बोलते कुछ है और करते कुछ है, और जिन जरूरी मुद्दों पर बोलना चाहिए वहां चुप्पी साध लेते हैं। आरोप वही है जो राहुल गांधी ने विदेश जाकर लगाए थे। फर्क बस ये है कि सोनिया गांधी ने एक देशी अखबार में लिखा है। इस आर्टिकल का बीजेपी ने भी जवाब दिया है। कानून मंत्री ने कहा, सोनिया लेक्चर नहीं दे तो अच्छा होगा, क्योंकि कांग्रेस ने इमरजेंसी में क्या किया था सबको पता है। बीजेपी ने कहा कि सोनिया गांधी को डेमोक्रेसी की नहीं, डायनेस्टी की चिंता है, लोकतंत्र की नहीं, परिवार तंत्र की चिंता है। और यह लेख उसी टेंशन में लिखा गया है। लोकतंत्र की चिंता में किसने क्या कहा, सबसे पहले वो देख लेते हैं। BJP RSS regime has relentlessly captured and subverted every single institution. It ruthlessly silenced any voice of opposition. कुछ लोग अपने लिए, अपने परिवार के लिए बहुत कुछ तबाह करने पर लगे हुए हैं। लोकतंत्र और संविधान को दरकिनार कर तानाशाही चलाई जा रही है। इनके ही परिवार की जय जयकार होती रहे। करप्शन का पैसा इनके परिवार के पास ही आता रहे। The conversation, the voice that was free flowing, the debates, those have all stopped. आपकी माताजी ने भी ये कर देख लिया राहुल बाबा। जितना भी गाली निकालोगे, कमल उतना ही ज्यादा जोर से खिलकर बाहर आए। जो खतरे के बादल हम सोचते थे मंडरा रहे हैं लोकतंत्र पे, वो बादल अब पूरी तरह से बरस रहे हैं लोकतंत्र। डेमोक्रेसी को सबसे अधिक नुकसान यदि किसी के समय पे हुआ है तो निश्चित रूप से आजाद भारत में कांग्रेस के समय पर हुआ है। मैं 100% इत्तेफाक रखता हूँ। खुद सदन में देखता हूँ, सड़क पर देखता हूँ, प्रत्यक्षम किम प्रमाणम। डेमोक्रेसी खतरे में नहीं है, आपकी अपनी पार्टी खतरे में है, और आपकी पार्टी के साथ साथ गांधी परिवार का वर्चस्व खतरे में है। ये एक दिन में खत्म नहीं हुई, बड़ी मेहनत लगी इसको, कांग्रेस को खत्म करने में हमारे कांग्रेस के लीडरों की द्वारा।
वाकई ये डेमोक्रेसी वर्सेस डायनेस्टी है या फिर और बड़े सवाल हैं। दो तस्वीर दिखाई थी, एक तरफ राहुल प्रियंका वायनाड के अंदर रोड शो कर रहे हैं और दूसरी तरफ सचिन पायलट अपनी सरकार के खिलाफ धरना दे रहे हैं और सोनिया गांधी विपक्षी एकता की बात कर रही हैं अपने इस आर्टिकल में, जिसको मैं लेके आया हूं और इसके आधार पर बीजेपी से भी सवाल पूछे जाएंगे। नलिन कोहली जी बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता मेरे साथ हैं, नीरज मिश्रा जी कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता मेरे साथ हैं, मेरे साथ ब्रजमोहन श्रीवास्तव जी एनसीपी से, मेरे साथ डॉक्टर सुनील सिंह है जेडीयू से और मेरे साथ प्रोफेसर संगीत रागी हैं, राइट विंग से आते हैं, राजनीतिक विचारक हैं, कई पुस्तकों के लेखक हैं और साथ ही साथ प्रोफेसर भी हैं। लेकिन नीरज भाई सबसे पहले मैं आपसे शुरू करता हूं। मिसेस गांधी ने बोला आज समान विचार के लोगों को साथ आना चाहिए, यही बातें शरद पवार जी भी कर रहे हैं, अपोजिशन यूनिटी की बातें भी हो रही है, लेकिन यूनिटी पहले घर में तो ले आइए जनाब। सचिन पायलट को धरना देना पड़ रहा है अशोक गहलोत के खिलाफ। पायलट अपनी फ्लाइट उड़ाए जा रहे हैं कॉकपिट में, उनके अलावा कोई नहीं है। दीपक जी पहले तो सोनिया जी ने क्या कहा उसका सार करने में आपको ज्यादा शब्द लगे, मैं 4 लाइनों में उसका सार बता देता हूं। ठीक है, बिल्कुल बताइए। कि वो तो अरमा थे मेरे दिल के, वो जो अरमा थे मेरे दिल के, ना मैं कह सका ना लिख सका, ज़बां मिली तो कटी हुई और कलम मिला तो बिका हुआ। बस इतनी सी बात सोनिया जी ने आज उस राष्ट्रीय अखबार में लिखी जिसमें कहा गया कि जब विपक्ष के लोग सदन में बोलना चाहते हैं तो उनके शब्दों को एक्सपंज कर दिया जाता है और जब सत्ता पक्ष के लोग सड़क छाप भाषा का प्रयोग सदन के अंदर और सदन के बाहर करते हैं तो उसका महिमा मंडन वो सदन के अंदर भी और टीवी चैनलों पर भी होता है, जैसा कि जस्ट अभी हो रहा था जब एक सड़क छाप आदमी ऐसी भाषा का प्रयोग कर रहा था जो टीवी पर नहीं चलनी चाहिए। जब सोनिया जी कहती हैं कि 95% से ज्यादा एजेंसियां जब काम करने जाती हैं तो उनको सिर्फ विपक्ष के लोगों का पता दिखता है, कहां चले जाते हैं हेमंत बिश्व शर्मा और कहां चले जाते हैं नारायण नरे और उनके जैसे जो सरीखे लोग हैं जिनकी एक लंबी फहरिस्त है, तो उनके यहां एजेंसी क्यों नहीं पहुंचती। जब सोनिया जी ये कहती हैं कि देश का 45 लाख करोड़ का जो बजट है उसको पास करने के लिए सिर्फ और सिर्फ आपने 5 मिनट लगाए, देश के 30% बिल आप लोगों ने सिर्फ 30 मिनट में बिना बहस के पार कर दिए, तो सोनिया जी कहां गलत कहती हैं जब वो कह देती हैं कि आज दीपक चौरसिया जैसे जो ईमानदार पत्रकार हैं वो पनामा पेपर्स, हिंडनबर्ग रिपोर्ट्स जैसी जब अपनी खोजी पत्रकारिता करते हैं और सदन के सामने रखते हैं तो सदन क्या कहता है, अरे इसके पीछे तो तथ्य नहीं, तो दीपक चौरसिया जैसा ईमानदार पत्रकार कहां जाए, आज इसके ऊपर तो प्रेशर है। तो सोनिया जी ने तो ये सब बातें रखी। क्यों घसीट रहे हैं, मैं ना 3 में हूं ना 13 में, इसमें ना हिंडनबर्ग रिपोर्ट मैंने लिखी ना आपने मुझसे ली, एक विदेशी एजेंसी की रिपोर्ट है। कोई बात नहीं, आपने अपनी बात कही, चूंकि मेरा नाम लिया था मैंने उस पर आपको अपनी बात कह दी। मैं सीधे चलता हूं। मैंने तो दीपक भाई ये कहा कि आपको हम लोग बहुत सालों से देख रहे हैं, अब ये मत कह देना बचपन से देख रहे भैया, इतना बुढ़ा नहीं देश में कम है तो हम तो नहीं सर, हम आपको बहुत अभी तो मैं जवान हूं, मैं बता देता हूं सबको, पूरे इसीलिए मैंने कहा अभी तो मैं जवान। बिल्कुल नलिन कोहली जी, ये एक लब्बो लुआब ये है कि सिस्टमेटिकली इंस्टीट्यूशंस को नष्ट किया जा रहा है प्रधानमंत्री और आपके इकोसिस्टम के द्वारा। यही बात नीरज जी ने कही, आपका जवाब। तो यदि किसी इंस्टीट्यूशन की बात करें तो कांग्रेस इंस्टीट्यूशन की बात करते हैं। कांग्रेस पार्टी 15-20 साल से एक प्रयास है कि राहुल गांधी जी इस संस्था के केंद्र और एक रूप से अध्यक्ष या एक महत्वपूर्ण नेता के रूप में इसको आगे ले चले। तो वो प्रयास लगातार जारी है, उसकी सफलता विफलता वो एक अलग विषय है। तो सोनिया गांधी जी की लेख जो है, अगर उस संदर्भ में देखें, संस्था के संदर्भ में, तो मुझे लगता है ये संस्था को बचाने का एक लेख है। बीजेपी पे वार एक बहाना है। असली कारण है कि कहीं ना कहीं राहुल गांधी जी की टिप्पणियां जो रही हैं पिछले कई महीनों में और पिछले कुछ हफ्तों में, और जिस प्रकार से देश के कई वरिष्ठ नेताओं ने उनका सहयोग नहीं दिखाया इन टिप्पणियों पे, तो सोनिया गांधी जी ने शायद मीडिया फोकस को हटाने के लिए या वापस एक बार कंट्रोल में लाने के लिए ये लेख लिखा है। और आप नोट करिए दीपक जी, आप अनुभवी पत्रकार हैं, सोनिया जी हमेशा वापस आ जाती हैं कांग्रेस में एक रूप से उसका नेतृत्व संभालने में, या राहुल गांधी जी जब मना करते हैं और चले जाते हैं तो वापस उसको संभालने में।
तो हमेशा संभालने की भूमिका उनको करनी पड़ती है। तो और ये एक पैटर्न है, ये ऐसा नहीं है कि मैं अपनी बात कह रहा हूं, ये लगातार दिखता है। तो अब राहुल गांधी जी ने क्या कहा है, एक एक करके चले। राहुल गांधी जी के ऊपर कोर्ट केस हुआ। कोर्ट केस क्यों हुआ? क्योंकि 2019 में उन्होंने कहा मोदी नाम के साथ जो है लोग वो चोर क्यों होते हैं। इससे लोग जो है आहत हुए, केस उन पे फाइल हुए और उस केस में वो हार गए, उन पर सजा सुनाई गई। सजा सुनाई गई कोर्ट से, भाजपा ने तो नहीं सुनाई। वो सजा आई तो वो निष्कासित हो गए। निष्कासित क्यों हुए? क्योंकि कानून जो है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट ये कहता है कि अगर आप पर 2 साल या उससे अधिक सजा होगी तो फिर आप जो है निष्कासित हो जाएंगे। इसमें एक प्रावधान लाने के बाद मनमोहन सिंह जी ने और उस समय विधि मंत्री कपिल सिब्बल जी ने कहा था भी 3 महीने का समय होना चाहिए निष्कासित होने से पहले। उसके लिए ऑर्डिनेंस या अध्यादेश लाने की कोशिश की, लेकिन उस समय राहुल गांधी जी अजय माकन जी के प्रेस वार्ता में आए। मनमोहन जी देश के प्रधानमंत्री अमेरिका में थे, उन्होंने कहा यह अध्यादेश कूड़े के डब्बे में जाना चाहिए, फाड़ के उन्होंने कूड़े के डब्बे में फेंक दिया। उसके बाद 30-32 लोग निष्कासित हुए। राहुल गांधी जी जो भी हो 34वें नंबर पे 38वें नंबर पे वो भी निष्कासित हुए। तो यदि राहुल गांधी जी ऐसे अपशब्द नहीं करते, आहत नहीं करते ओबीसी समाज को, तो शायद ये केस नहीं होता। उसके बाद उन्होंने कहा मैं वीर सावरकर जैसा नहीं हूं, मैं सावरकर नहीं मैं गांधी हूं। उस पर शरद पवार जी ने उनको सुना दी। सावरकर जी की पूजा करते हैं दोष में लोग, उन्हें देशभक्त मानते हैं। राहुल जी उन्हें देशद्रोही के रूप में देखते हैं। तो राहुल जी जो जो टिप्पणियां कर रहे हैं उस पर अलग अलग लोगों की भिन्न राय आ रही है, जो कांग्रेस के लिए शायद अच्छी बात नहीं है। तो सोनिया गांधी जी वापस आ गई। ठीक है, तो ये विषय भाजपा का मां ने बेटे ये विषय कांग्रेस की को आगे बढ़ाने के लिए ये पूरा लेख लिखा है। आपकी बात का निष्कर्ष निकालूं मैं, मुद्दों को संभालने के लिए, बेटे को बचाने के लिए, जो हर मां करती भी है, ऐसी बात नहीं है। नीरज जी आपका जवाब मैंने सीधे, उनका कहना है कि ये लेख इसलिए लिखा गया क्योंकि राहुल गांधी जो जगह जगह बयान देकर आए और जेपीसी की जो मांग है उसको लेकर आपके अंदर जो कंफ्यूजन है विपक्ष के अंदर। शरद पवार जी कहते हैं जेपीसी मांग से कुछ नहीं, सुप्रीम कोर्ट की जांच ठीक है। आप कहते हैं नहीं जेपीसी, फिर आप पवार साहब पे भी आपके नेता हमला करते हैं। मैं उस पर आऊंगा, लेकिन पहले आप ये बताइए क्या ये सोनिया जी की एक और कोशिश नहीं है? भारत जोड़ो यात्रा में हमने देखा राहुल जी को फिर से एक बार लॉन्च किया गया। अब क्या आपको लग रहा है कि सदस्यता जाने के बाद फिर से लॉन्च करने की जरूरत पड़ रही है, जो आरोप इस वक्त नलिन कोहली जी लगा रहे? दीपक जी, मैं तो नलिन जी से आग्रह करूंगा कि कांग्रेस के बारे में सोचना कम करें और देश की जनता के जो मुद्दे हैं उन पर बात करें। आज सोनिया जी ने सीधी सीधी बात रखी कि हमारे देश के बजट के अंदर हम लोग बेरोजगारी तक जैसे शब्द को उसके अंदर इंक्लूड नहीं करते हैं। हम लोग महंगाई की बात नहीं करते हैं। हम लोग क्यों भूल जाते हैं, आज देश में पेट्रोल 110 रुपए लीटर मिल रहा है। आज जो घी है वो 600 रुपए लीटर है और जो आटा है वो 45 रुपए किलो है। तो जो देश के अंदर जो खुदरा महंगाई दर ऊपर जाती जा रही है उसके ऊपर नलिन जी बात नहीं करेंगे, बात करेंगे इधर उधर की। अब एक बात और दीपक जी, जो ये बार बार देश को भ्रमित कर रहे हैं, जिस क्रिमिनल डिफेमेशन के मामले में राहुल जी को सजा हुई, नलिन जी तो विधि के ज्ञाता हैं, ये बताएंगे कि उसमें जिस व्यक्ति ने कंप्लेंट लिखी उसका लोकस स्टैंडाई क्या था, जिस कोर्ट में ये मामला हुआ उसका ज्यूरिसडिक्शन क्या था। हम आपके हैं कौन? अब तू कौन? मैं खामखा वाली स्थिति है आप जी जी। मतलब आप कोर्ट की लोकस स्टैंडी पूछ रहे हैं? मतलब कांग्रेस पार्टी को क्या हो गया है? माफ कीजिए मैं शब्दों का इस्तेमाल कर रहा हूं। दीपक जी मुझे एक बात बताइए, क्या है ये पूछ रहे नीरज भाई आप? दीपक जी थोड़ा सा ना ज्ञान, मेरे पास भी विधि का ज्ञान है और हमारे देश की न्यायिक प्रक्रिया के अंदर अगर किसी निचली अदालत ने किसी फैसले में कोई त्रुटि रखी हो तो उसको बदलने का अधिकार ऊपर की अदालतों के पास है। माना तो आज अगर मैं किसी कोर्ट के फैसले में बात, कोई अगर त्रुटि है का इस्तेमाल कर रहे हैं कि कोर्ट की लोकस स्टैंडाई क्या है जी? क्या कोई राजनीतिक दल भारत की न्याय व्यवस्था की लोकस स्टैंडी पे सवाल उठाता है? मैं ये जानना चाहता हूं आपसे सिर्फ। नहीं दीपक जी मैं उस सूरत की कोर्ट के लोकस स्टैंडाई की बात पूछ रहा हूं कि जब कर्नाटक में दिया गया भाषण जिसका सूरत से कोई लेना देना नहीं, वो उसकी परिस्थिति में नहीं हुआ, तो उसमें इस कोर्ट का लोकस स्टैंडाई बना कैसे और जो आज उसका ज्यूरिसडिक्शन कैसे बना और जिस व्यक्ति ने किया उसका नाम तो उस भाषण में कहीं नहीं था, उसमें तो नीरव मोदी था।
आप नीरज भाई अगर आप लॉ समझते हैं तो ड्यूरिडिक्शन इस हिसाब से होता है कि कंप्लेनेंट कहाँ का है। मैं इसमें कुछ कहूं दीपक जी मैं नीरज भाई कंप्लीट कर लीजिए, फिर मैं नलिन कोहली जी के आ रहा हूँ। आनंद दुबे शिवसेना से मेरे साथ जुड़ गए हैं। शिवसेना यानी उद्धव ठाकरे की सेना, शिवसेना यानी उद्धव ठाकरे की सेना, साफ कर दिया मैंने। नीरज मिश्र दीपक जी, जिन मोदी साहब ने वो केस किया, क्या उनका नाम नीरव मोदी था? क्या उनका नाम ललित मोदी था? अरे भाई क्या मोदी उनका सरनेम नाम बात मेहुल कही गई थी ना चोकसी था, नीरज भाई। जिसके ऊपर से दीपक भाई आप उस क्लिप को चलाइए। हम लोग बार बार यही कहते हैं, आज उस प्रेशर की वजह से आप लोग एकदम ईमानदार पत्रकार होते हुए भी पता नहीं कहीं भटक जाते हैं। वो आपको क्लिप चलाइए जिसके अंदर तो होगा, लेकिन वो क्लिप में आपको जरूर दिखाऊंगा। नलिन कोहली जी आपका जवाब प्लीज क्लिप निकालिए। मैं अपने दोनों प्रोड्यूसर को बोलता हूँ, अखिल जी को भी बोलता हूँ, अभ्यस को भी बोलता हूँ। मैं बड़े निवेदन के साथ कहूंगा, नीरज जी कांग्रेस के सम्मानित प्रवक्ता हैं, नेता हैं, मैं एक वकील भी हूं, तो मैं सिर्फ बड़े श्रद्धापूर्वक आपसे ये निवेदन करूंगा नीरज जी कि कोर्ट के ऊपर में इस प्रकार की दलीलें मत दीजिए। देखिए कोर्ट जो है संवैधानिक प्रक्रिया से चलती है। कोर्ट में भारतीय जनता पार्टी के नुमाइंदे, मतलब मैं प्रवक्ता होकर वहां जाकर जज नहीं बनता हूं, वहां न्यायिक पालिका की जो अपनी एक प्रोसेस है उससे हुई। आपका वकील वहां था, केस चला, उसमें उसको पूरे अवसर मिले। आज आप उससे ऊपर कोर्ट में जा रहे हैं उसको चैलेंज करने के लिए, वो भी आपका अधिकार है। तो आपके वकील कर सकते थे, 24 घंटे के अंदर कर सकते थे, 24 मिनट के अंदर कर सकते थे, 1 हफ्ता 10 दिन रुकने की आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि ये तो पता था कि आने वाली है जजमेंट, या तो बरी होंगे या सजा होगी। दोनों परिस्थितियों की तैयारी। आपके इतने नामी और जाने बड़े बड़े ऐसे नेता हैं जो वकील हैं, सुप्रीम कोर्ट में रोज हमें मिलते हैं, तो उनकी पूरे सहयोग मिल सकता था आपको, लेकिन वो एक अलग विषय है। तो कोर्ट को बदनाम मत करिए, क्योंकि ऐसा है कोर्ट पे जब जजमेंट अच्छा आता है तो आप ही लोग तारीफ भी करते हैं, आपके मतलब की जजमेंट होती है। जब जजमेंट अच्छी नहीं होती तो आप फिर उस पर प्रश्न उठाते हैं। ये जो है संस्थाओं को खत्म करने का एक नई मानसिकता जो कांग्रेस में है, ये गलत है। जब चुनाव जीते तो फिर इलेक्शन कमीशन बहुत बढ़िया है, ईवीएम फर्स्ट क्लास है। जब चुनाव आप हारते हैं तो फिर आप कहते हैं ईवीएम में गड़बड़ है, चुनाव आयोग निष्पक्ष नहीं है। देखिए चुनाव जीतते हैं या हारते हैं जब वोटर जो है, देश की जनता जो है बटन पे उंगली दबाती है। बटन पे तब उंगली दबाती है जब जनता को लगता है कि ये नेता मैं सही मानता हूं, और वो लगातार 2014 में 19 में स्पष्ट बहुमत के साथ मोदी जी की सरकार को वापस चुन रहे हैं। पहली बार चुना 14 में, 19 में वापसी की। आपको इस बात पे सोचना चाहिए कि अगर आप हिमाचल जीते तो मतलब आप चुनाव जीते हैं, बाकी चुनाव क्यों हार रहे हैं। नागालैंड का मैं प्रभारी हूं, नागालैंड में कांग्रेस 0 आई है, इस बार भी 5 साल पहले भी। त्रिपुरा में आपकी शायद 3 या 5 सीटें हुई हैं 0 से। मेघालय में 21 से आप शायद 5 या 6 पे आ गए। तो इसमें ना भाजपा की दिक्कत है ना इलेक्शन कमीशन की है। दूसरी बात, राहुल गांधी जी मुद्दे क्या उठाते हैं। 2019 में रफेल रफेल रफेल, सुप्रीम कोर्ट ने उसको स्पष्ट कर दिया कि कोई घोटाला नहीं है। अब उन्होंने कर दिया अडानी अडानी अडानी। तो अडानी जी को जब आप बुलाते हैं राजस्थान में निवेश करने के लिए, तब तो बहुत अच्छे व्यक्ति हो जाते हैं। छत्तीसगढ़ में बुलाते हैं तो बहुत अच्छे व्यक्ति होते हैं, नहीं तो आप उनको गाली देना शुरू कर देते हैं। तो कांग्रेस पार्टी के मुद्दे जो राहुल गांधी जी उठा रहे हैं, जेपीसी का ले लीजिए, इस पे बाकी नेता जो जमीन से जुड़े हुए हैं, कांग्रेस बीजेपी के साथ नहीं है। शरद पवार जी ने तो सरकार बीजेपी की रोकी थी, वहां महाराष्ट्र में आपके साथ सरकार बनाई। उन नेताओं को लगता है भाई हम राजनीति करें तो जमीनी बातों से पड़े, हवाई बातों से नहीं। मैं इसी को मद्देनजर रखते हुए कह रहा था कि ये सोनिया गांधी जी का लेख इस संदर्भ में उसको देखना चाहिए, क्यों लिखना पड़ गया सोनिया जी को। जी तो बेसिकली अगर मैं इसको आम आदमी की भाषा में समझाऊं, आम आदमी की भाषा में समझाऊं तो राहुल जी की सदस्य जाने को और जेपीसी की आवाज उठाने में जो विपक्ष में अलग अलग आवाजें उठ रही हैं, उन तमाम चीजों को रफू करने की कोशिश की है मिसेस गांधी ने, क्योंकि मैं उनको बहुत मैच्योर्ड पॉलिटिशियन मानता हूं। नीरज जी, क्या राहुल गांधी की जेपीसी अडानी पर जेपीसी की मांग की जिद, क्या आपको लगता है ये विपक्षी एकता की राह में एक बाधा बन सकती है? दीपक जी, आज से 3.5 हफ्ते पहले सोनिया जी ने देश के बजट पर भी इसी तरीके से एक लेख लिखा था। तो समय समय पर जब देश को कोई मैसेज देना होता है कि ये सरकार किस दिशा में काम नहीं कर रही है, तो सोनिया जी अपने लेख लिखती रहती हैं। और जहां तक एक नलिन जी ने अभी रफेल की बात की, क्योंकि हमने 2019 में इसको खूब उठाया, तो नलिन जी ये बताना भूल जाते हैं
कि उसी राफेल के मामले में 2021 में, ये सामने रिपोर्ट है, फ्रांस के उच्चतम न्यायालय ने वहां पर इंक्वायरी चालू कर दी और उसकी इंक्वायरी हो रही है, जिसमें पता चला कि कुछ लोगों को घूस दी गई, तो उसके ऊपर इंक्वायरी हो रही है। हमारे देश के इंस्टीट्यूशंस पर जब प्रेशर आता है तो 95% जो इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन होती है वो विपक्ष के लोगों पर होने लगती है, और जो वॉशिंग मशीन भाजपा के पास है उसमें जो होकर निकल जाता है उन पर से इंक्वायरी खत्म हो जाती है। अब मैं लुइस बर्जर का नाम लूंगा तो आप समझ जाएंगे कि मैं किसकी बात कर रहा हूं। मैं राणे साहब का नाम लूंगा तो आप उनका मामला समझेंगे। मैं गावले फैमिली की बात करूंगा तो आप उनकी बात समझ जाएंगे। लेकिन उस पर बात करेगा कौन? जब मेरा मुंसिफ ही मेरा कातिल है तो मैं न्याय की उम्मीद मैं किससे करूं? ठीक है, मेरा कातिल ही मेरा मुंसिफ है, क्या मेरे हक में फैसला देगा? एक वाक्य बोलूं? हाँ बोल दीजिए नलिन जी, जल्दी से बोल दीजिए, फिर मैं बाकी गेस्ट के पास जाऊंगा, सब इंतजार कर रहे हैं। हाँ जल्दी से। ऐसा है, आप लुइस बर्जर के में डॉक्टर हिमंतो बिस्वा शर्मा जी, असम के मुख्यमंत्री का नाम इसलिए नहीं लेंगे क्योंकि आपको पता है कल सुबह एक केस आप पर रजिस्टर हो जाएगा मानहानि का, क्योंकि वो व्यक्ति इतने क्लियर है कि भैया आप गलत चीज कहोगे तो कोर्ट में आकर मेरे साथ आइए, और वो कर देते हैं। बड़े बड़े करते जा रहे हैं, करते जाएंगे। मैं शर्मा जी का नाम लूंगा, मतलब इस बात को और मैं वो रिपोर्ट दिखाऊंगा जो भाजपा लेकर हुआ। नीरज जी खत्म करने दीजिए, मैं पूरा मौका दूंगा, चिंता न करें। मैंने आपको नहीं टोका नीरज जी। अरे नीरज जी ऐसे थोड़ी ना, मैं कह रहा हूं ना कि आप उनका नाम इसलिए नहीं लेंगे क्योंकि आपको चिंता होगी कल मानहानि का सूट आपके खिलाफ में गुवाहाटी में ना हो जाए, क्योंकि लुइस बर्जर केस में भी उनको कोर्ट का उनके पास आदेश है, तो इसीलिए आपने उनका नाम छोड़ दिया, राणे जी सबका सुनाना शुरू कर दिया। और दूसरी बात मैं आ जाता हूं एक और, फ्रांस के न्यायपालिका पर विश्वास है कांग्रेस पार्टी का, भारत के उच्चतम न्यायालय मतलब माननीय सुप्रीम कोर्ट पे विश्वास नहीं है। मतलब इससे ज्यादा गंभीर बात आप राष्ट्रीय टीवी के ऊपर में कह रहे नीरज जी, जरा सोच लीजिए। मतलब आप बिल्कुल, आपका विश्वास नहीं है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में, लेकिन फ्रांस के ऊपर है, तो वोट कहां लेने जा रहे हैं आप, फ्रांस में या भारत में? इसीलिए मैं कह रहा हूं राहुल गांधी जी की एक सोच है जिसको जो नेता हैं जो जनता से जुड़े हैं, चाहे बीजेपी के हैं या गैर बीजेपी पार्टियों के, वो देखते हैं कि एक होता है कॉन्सेप्ट और एक होता है असली राजनीति। तो कहीं ना कहीं ये विषय असली राजनीति और कंसेप्चुअल राजनीति की बात है, ऐसा मेरा व्यक्तिगत राय है। ठीक है नीरज जी, एक लाइन में जवाब दीजिए, फिर मुझे ब्रजमोहन जी के पास, डॉक्टर सुनील सिंह, आनंद दुबे और संगीत रागी जी के पास जाना है। नीरज जी एक लाइन में जवाब। दीपक जी, मैं सिर्फ इतना कह रहा था कि मैं असम के मुख्यमंत्री का नाम भी ले लूंगा और वो रिपोर्ट भी सार्वजनिक तौर पे जो भाजपा ने निकाली जिसमें उनके ऊपर इल्जाम लगाए, वो भाजपा की रिपोर्ट भी साथ में दिखा दूंगा। तो भाजपा अपनी जो वॉशिंग मशीन चला रही है, ले लीजिए नाम, ले लीजिए, क्या डाल ले जिसमें उन्होंने लिखा था कि किसने तरीके से लिया। मैं तो कह रहा हूं जिस मामले में हिमंत बिस्वा शर्मा के ऊपर भाजपा आरोप लगाती थी कि उन्होंने लुइस बर्जर के मामले में घूस ली, तो अब उसके ऊपर भाजपा ये तो कहे, अब भाजपा ये कह रही है अब ये आरोप आप नहीं लगा सकते क्योंकि वो कोर्ट से ले आए हैं। वो कहते हैं कि मेरे ऊपर आरोप लगाइए, मैं मानहानि का केस करूंगा। सार्वजनिक तौर पर कह चुके हैं वो। दीपक जी लगा दीजिए आप आरोप, ये बीजेपी के पीछे हमने तो खुद हमने सार्वजनिक तौर पर कहा कि ये जो भाजपा में गए वॉशिंग मशीन से निकले जो नेता हैं जिनके ऊपर भाजपा हमेशा से इल्जाम लगाती थी, क्या वो लोग ऐसा वॉशिंग मशीन में धुल गए कि उनके सारे इल्जाम जो भाजपा ने ही लगाए आज वो साफ हो गए? हम तो आज कहते हैं आप जेपीसी कराइए, 20,000 करोड़ रुपए, क्या वो ड्रग्स के पैसे हैं, क्या वो दलाली के पैसे हैं, और क्या वो किसी ऐसे शहंशाह के पैसे हैं जिसका नाम लेना इस देश में मना है? आप अडानी पर एक बार जांच तो कराइए, हम तो जवाब भी मांगेंगे। 20,000 करोड़ आपके सामने नाम भी रखेंगे। अब आगे की बात अपन 20,000 करोड़ पे ही नीरज जी करेंगे। मैं सीधे चलता हूं यहां से संगीत रागी जी के पास। संगीत रागी जी, परसेप्शन में 20,000 करोड़ अडानी के पास कहां से आए? क्या ये मुद्दा बन जाएगा जिस तरह से चौकीदार चोर राफेल में था? संगीत रागी जी बताइए। दीपक जी, वैसे कांग्रेस के प्रवक्ता पढ़ करके दिए आए होंगे तो उनको पता होगा कि अडानी ग्रुप ने उस 20,000 करोड़ का पूरा डिटेल्स और पूरा ब्यौरा दे दिया है। कल ही ये रिपोर्ट आई थी या आज आई है, उनको एक बार देख लेना चाहिए, पढ़ लेना चाहिए। वह मैं अडानी को डिफेंड करने के लिए नहीं आया हूँ, बट मैं उनकी जानकारी के पुष्ट करने के लिए ऐसा कह रहा था। दूसरी बात देखिए, राहुल गांधी या कांग्रेस की सुनियोजित योजना ये है कि
क्योंकि 8.5 साल 9 साल के दरमियान कांग्रेस पार्टी एक भी मुद्दा ऐसा नहीं निकाल करके लाई जिससे उसे लगा कि ये कितना बड़ा मुद्दा राष्ट्रीय स्तर पर बनाया जा सकता है जिससे भारतीय जनता पार्टी को 2024 के चुनाव में हरा सकें। ये दो ही मुद्दा हो सकते हैं, या तो कोई फॉरेन पॉलिसी के लेवल पे इंडो चाइना बॉर्डर पे नरेंद्र मोदी मात खा जाते, दूसरा है या पाकिस्तान से कोई ऐसी बड़ी हार हमारी हो जाती, अथवा करप्शन का कोई एक बहुत बड़ा मुद्दा होता तो भारतीय जनता पार्टी की जो नैया है वो डगमगाते हुए दिखती और एक बहुत बड़ा माहौल खड़ा किया जाता है। आपको याद होगा 2022 से चुनाव से पहले जब किसान आंदोलन आया था तो योगेंद्र यादव और बाकी लोगों ने बहुत साफ कहा था कि भाई हमने तो जमीन तैयार कर दी थी आपके लिए, अब आप ही नहीं फसल काट पाए तो इसमें हमारा क्या दोष है। यानी कि वो जो किसान मूवमेंट भी खड़ा किया गया था वो टुकड़े टुकड़े गैंग के तहत ही, एक अभियान के तहत ही खड़ा किया गया था और उसका पूरा ये था सुनियोजित योजना थी ताकि भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश के इलेक्शन और बाकी इलेक्शन में हराया जा सके। अब कांग्रेस पार्टी को ऐसा लगता है कि नरेंद्र मोदी के पीछे ऐसी चीजें चिपका दी जाए। इसका इन्होंने दो तरीका निकाला। जो आपको याद होगा कि 2019 से पहले चौकीदार चोर है का, और लोग बहुत, आज तो ये गोदी मीडिया कहते हैं बट इनके भी गोदी मीडिया हुआ करते थे और बड़े गोदी पत्रकार होते हैं, आज भी पी करके रोज गाली देते हैं नरेंद्र मोदी को और फिर भी कहते हैं कि प्रेस की स्वतंत्रता नहीं है, डेमोक्रेसी खत्म हो गया है। बहरहाल वो नारा नहीं चिपक पाया, पेगासस का नारा नहीं चिपक पाया, ये भी अडानी का मुद्दा भी नहीं चिपक रहा है। तो देखिए, आपको ध्यान होगा कि शरद पवार ने पूरी इनकी हवा निकाल करके छोड़ दी। उन्होंने बहुत साफ कहा और ये एक सामान्य मानसिकता में भी है कि जेपीसी का नतीजा हमने देखा है, जहां जो पार्टी है, जो मेजोरिटी पार्टी है, उसका 15 होता और इधर का 6 होता तो कोई डिसीजन उनके पक्ष में जाता ही नहीं। तो जेपीसी की रिपोर्ट में तो कभी भी नरेंद्र मोदी के खिलाफ सरकार अडानी के हाथ मान करके चलते हैं, यदि आपके तर्क माने जाए तो हो ही नहीं सकता था। सुप्रीम कोर्ट एक इंडिपेंडेंट कर रही है, लेकिन इनका मन उसमें इसलिए नहीं रहा है, विश्वास नहीं, क्योंकि इनको तो राजनीति करनी है, इनको तो चोर का एक ठप्पा लगा करके देखना है। लेकिन 12-15 दिन के अभियान में इनको ये पता है कि आप सब कुछ कर लेंगे, नरेंद्र मोदी को चोर साबित करना तो दुश्मन भी नहीं समझते हैं कि ऐसा हो पाएगा। ठीक है, नतीजा है कि एक के एक पार्टी उनके पास चुप्पी साध ले रहे हैं। और सोनिया गांधी आपको मैंने मौका दिया, मैं को ब्रजमोहन जी के पास भी जाना, डॉक्टर सुनील सिंह जी के पास भी जाना है। ब्रजमोहन जी, मेरा सीधा सवाल आपसे, पहला राहुल गांधी जी का आरोप कि 20,000 करोड़ रुपए अडानी के पास कहां से आए, पहला एक बात ये। दूसरी बात ये कि नहीं, जेपीसी होना ही चाहिए, और शरद पवार जी एक अनुभवी राजनेता है, मेरे ख्याल से 56 साल तो उन्होंने संसद में गुजार दिए अगर मैं गलत नहीं हूं तो। आप इन दोनों क्या कांग्रेस पार्टी को जेपीसी मांग की जिद छोड़ना चाहिए, आप कहेंगे ब्रजमोहन जी? देखिए कि जो आदरणीय राहुल गांधी जी ने जो आरोप लगाया है 20,000 करोड़ का, चूंकि एक वो राजनेता है और उन्होंने एक आरोप लगाया है, तो उस पर अगर कोई जांच होती है, उस पर कोई अभिमत आता है, चाहे तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आए, चाहे जैसे कि अभी प्रोफेसर दागी साहब ने बताया कि इस पे अडानी ग्रुप की तरफ से कोई मैसेज आया है, उस पर वो देखें और अगर उनको लगता है कि उससे वो सहमत है तो ठीक है, असहमत है तो वो अपने मुद्दे उठा सकते हैं। उनके मुद्दे उठाने पे राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को तो कोई आपत्ति नहीं है। जहां तक बात आपके दूसरे प्रश्न की है, तो उस पर भी मैं स्पष्ट कर दूं कि ये सारी चीजें जो चल रही हैं, अंततोगत्वा ये सब है किस लिए, ये सारे मुद्दे सामने इसीलिए आ रहे हैं कि देश में एक ऐसा वातावरण बना है जिसमें यह संदेश जा रहा है कि जो केंद्र की सरकार है वो आम आदमी की आवाज को दबाने का काम कर रही है, और इसके कई सारे ऐसे सिम्टम्स भी हैं जिनके आधार पर इस बात को कहा जा सकता है। जैसे कि आरटीआई की जो एक्ट था, उस आरटीआई के एक्ट को इतना कमजोर बना दिया गया है कि आम आदमी को उस पर कोई जानकारी नहीं मिल सकती। दूसरी तरफ ईडी और सीबीआई की जब हम लोग बात करते हैं तो उसमें जिस प्रकार से ईडी का जो पक्षपातपूर्ण रवैया है, उदाहरण के लिए एक ईडी के डिप्टी ज्वाइंट डायरेक्टर उत्तर प्रदेश के, वो 11 बजे इस्तीफा देते हैं, 11:05 पे भाजपा के वो उम्मीदवार बन जाते हैं। तो प्रश्न ये उठता है कि इसके पहले की जो उनकी कार्रवाई है, क्या उसे भारतीय बीजेपी के कार्यकर्ता के रूप में क्यों ना इंगित किया जाए, क्यों ना ये कहा जाए कि बीजेपी का कार्यकर्ता एक कार्रवाई कर रहा था। अब अगर उन्होंने कोई कार्रवाई की है तो उसे निष्पक्ष कैसे माना जा सकता है?
इसके साथ ही साथ जिस प्रकार से अगर कोई मीडिया का कोई आदमी आवाज उठा रहा है, दीगर राजनीतिक दलों के लोग अगर कोई आवाज उठा रहे हैं, तो उनके खिलाफ जो कठोरतम कार्रवाई की जाती है वो तो बड़ी आसानी से हो जाती है। लेकिन वही डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी अगर प्रधानमंत्री के ऊपर अनर्गल आरोप लगाते हैं, उनको गालियां देते हैं, उस पर भारतीय जनता पार्टी चुप रहती है। तो ये जो पक्षपातपूर्ण रवैया है, इसके खिलाफ आवाज उठाने का काम तो राजनीतिक दलों को करना ही पड़ेगा, और विशेष रूप से उनको करना पड़ेगा जो भारतीय जनता पार्टी की इन नीतियों से असहमत है। अभी आप देखिए, लेकिन मेरा सवाल था, क्या जेपीसी जांच की मांग छोड़नी चाहिए? ये कह रहे हैं शरद पवार साहब, कह रहे हैं कि हाँ, सुप्रीम कोर्ट की जांच में हम कैसे सहयोग करें, इस बारे में सोचना चाहिए। उनका साफ साफ बयान है, आप क्या कहेंगे? मैं उस पर भी आ रहा हूँ। देखिए, आदरणीय शरद पवार जी ने बहुत ही स्पष्ट रूप से अपने अनुभव के आधार पे ये कहा कि अभी जेपीसी बनाने की यदि हम बात करते हैं, तो उसके पहले चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने अपनी एक कमेटी बना दी है, तो हम सुप्रीम कोर्ट की कमेटी के परिणाम आने का इंतजार करें, उसके बाद भी जेपीसी की बात हो सकती है। ठीक, ऐसा नहीं है। जवाब देता हूं, नीरज मिश्रा जी जवाब दीजिए। ये शरद पवार जी का कहना है, और विपक्षी एकता नाम की जो चिड़िया है उसको अगर थामना है तो आपको शरद पवार जी को थामना होगा, ये आप जानते हैं नीरज जी? नहीं, उनके अनुभव से सीख लीजिए। दीपक जी, मैं स्पष्ट कर दूं, शरद पवार साहब ने किसी भी प्रकार का ये नहीं दबाव नहीं डाला है कि उनकी अगर बात नहीं मानी जाएगी। ना, मैं कह ही नहीं रहा हूं सर, मैं वो कह ही नहीं रहा हूं। आपकी बात बिल्कुल ठीक है, दुरुस्त है। उन्होंने अपने अनुभव की बात बताई। मैं उसी अनुभव पर जवाब मांग रहा हूं, मैं उसी अनुभव पर जवाब मांग रहा हूं। ये जो 20,000 करोड़ की बात हम लोग बार बार कर रहे हैं, और जिस पे रागी साहब ने कहा कि अडानी ने एक स्टेटमेंट दिया है, तो उस स्टेटमेंट को मैं देख रहा था, मुझे ये नहीं पता चला कि उसमें चांगचुंग ली और पीएमसी इंफ्रा, ये उस चाइनीज नेशनल और उस चाइनीज कंपनी का नाम है जो पिछले 30 साल से अडानी जी के साथ काम करती है। देश के अंदर चाइना घुसकर बैठा है। पेट्रोलिंग पॉइंट नंबर 10, 11, 12, 13, 14, 15 और 16, ये सारे पेट्रोलिंग पॉइंट पे हम लोग पेट्रोल नहीं कर पाते, और हम उस चाइनीज नेशनल के पैसा जो उसमें इन्वेस्ट हुआ है उसके ऊपर अगर सवाल पूछ लेते हैं तो हम लोग क्या कोई गलत बात कर रहे हैं? आज जेपीसी की डिमांड इसीलिए है, हम जानते हैं कि भाजपा के क्योंकि नंबर ज्यादा हैं, उनके मेंबर ज्यादा होंगे, लेकिन वो सारे तथ्य देश के सामने तो आएंगे कि किस तरीके से दुनिया का सबसे बड़ा कॉर्पोरेट फ्रॉड चल रहा है। कॉर्पोरेट फ्रॉड कह रहे हैं संगीता जी, मैं देख लिया, मैं आ रहा हूं, तुरंत आपके पास आ रहा हूं। मुझे डॉक्टर साहब के पास भी जाना है और मुझे आनंद दुबे के पास भी जाना है। नहीं कौरी जी, एक छोटा सा जवाब। नहीं, वो कह रहे कॉर्पोरेट फ्रॉड पर हम जवाब मांग रहे हैं। हाँ, अडानी जी की कंपनी ने पैसा दिया। मैंने सुन लिया। हाँ, मुझे पता नहीं कौन सी कंपनी, ना मेरा कोई लेना देना है, ना मेरी कोई इच्छा उस पर बोलने के लिए, लेकिन एक प्रिंसिपल पे एक जरूर बात कहूंगा। इसका मतलब है कि नीरज जी बड़े खुश होंगे जब राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी जी ने चीन के पार्टी के साथ एक अग्रीमेंट साइन किया दोनों पार्टियों का कि उसके ऊपर में प्रश्न जरूर उठाया जाए, क्योंकि आप भी चाहते होंगे कि चीन के साथ अगर कोई इस तरह प्रकार की कोई जोड़ हो तो फिर आप चाहेंगे उस पर सवाल उठने ही चाहिए। तो आपको बड़ी खुशी होती होगी जब पूरी दुनिया पूछती है कि भाई राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी जी चीन के राष्ट्रीय पार्टी के साथ एक एग्रीमेंट कर रहे हैं। और आपको इससे ज्यादा खुशी होगी जब लोग पूछते होंगे कि भाई डोकलाम के समय जब हमारे सैनिक मर रहे थे, लड़ रहे थे चीन के खिलाफ, तब छुप कर चीन के राजदूत से राहुल जी मिले थे। फिर बाद में जब ये बात सार्वजनिक हुई तो फिर घुमा फिरा कर कुछ जवाब दिया। तो मैं कम से कम आपका धन्यवाद भी करूंगा कि आपने आज बड़े निष्पक्ष रूप से कहा। इस प्रकार के सवाल जब उठते हैं आपको कोई दिक्कत नहीं है, उसका तात्पर्य यही निकलेगा आपको दिक्कत नहीं है जब सोनिया जी, राहुल जी और कांग्रेस पार्टी पर भी ऐसे सवाल उठे। बताइए नीरज मिश्रा, वो कह रहे हैं कि डोकलाम के समय चाउमीन तो राहुल गांधी कहा रहते हैं, ये आरोप लगाती रही है बीजेपी आप पर हमेशा। दीपक जी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के साथ आरएसएस का, और आरएसएस में भी जो सबसे प्रमुख आजकल राम माधव जी चल रहे हैं, जिन पर कल सतपाल मलिक जी ने कहा कि 300 करोड़ की घूस लेकर आए थे, उन राम माधव जी ने 2007 से लेकर 2013 तक कितनी बार चाउमीन खाई, ये जरा नलिन कौली मुझे बता दें। ये जो बात यहां पर हल्की बात जो कर देते हैं ना, उससे देश को दिक्कत आती है। बात करेंगे आपसे बेरोजगारी की, बात करेंगे आपसे चाइना किस तरीके से देश में घुसा है उस पे, आप बात करेंगे चाउमीन खाने की। तो बताइए आरएसएस का और
कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना का क्या रिश्ता है? ठीक है, आरएसएस की विचारधारा से संगीत रागी जी जुड़े हुए हैं। 2007 से 2013 तक चाइना की उसको बता दीजिए कि उसका क्या रिश्ता है, बताइए। नीरज जी और कांग्रेस पार्टी ये सवाल पूछ रही है। संगीत रागी जी, क्या रिश्ता है आरएसएस का? देखिए राम माधव जी व्यक्तिगत तौर पे कहाँ मिलते हैं, कहाँ जाते हैं, मुझे नहीं मालूम है। और लेकिन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का चाइना के कम्युनिस्ट पार्टी के साथ कोई रिश्ता नहीं है, जहाँ तक मेरी जानकारी है। मैं पॉलिटिकल साइंस का प्रोफेसर हूँ और थोड़ी बहुत संघ के बारे में जानकारी है। एक दूसरी बात, अरे भाई, गुलाम नबी आज़ाद ने एक बड़ा सवाल उठाया, बहुत बड़ा मुद्दा उठाया है कि राहुल गांधी और गांधी परिवार विदेश यात्रा जब करते हैं तो इतनी बड़े संपत्ति के तो मालिक नहीं है। हर समय राहुल गांधी जो बैंकॉक चले जाते हैं, इटली चले जाते हैं, लंदन चले जाते हैं, क्या व्यावसायिक घरानों से गांधी परिवार नहीं पहले काम किया है? ये कैसी बातें आकर के करते हैं? इतनी बड़ी मूर्खतापूर्ण बात जब होती है नेशनल टेलीविज़न पर। अरे जब श्रीमती गांधी गई थी, जब हार करके चुनाव गई थी, तो उनका खर्चा किसने उठाया था? वो तो उसी होटल में और उसी स्वीट में रही थी जहां वो प्रधानमंत्री के तौर पर थी, और तब वो विपक्ष की नेता बन गई थी। वहां के बड़े एक उद्योगपति ने खर्चा उठाया था। तो गांधी परिवार का तो रिश्ता हमेशा रहा है। आज चूंकि नरेंद्र मोदी की, इनसे क्यों घृणा करते हैं मैं आपको बताता हूं। नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस की वो जो नेटवर्क था, जो विदेशों में होता था और विदेशों के अंदर था और भारत के अंदर था, वो चाहे वो मीडिया में था, चाहे वो इंडस्ट्री में था, या चाहे एनआरआईज में था, या विदेशी प्रेस और विदेशी नेताओं के बीच में था, इसके सारे नेटवर्क को इन्होंने छिन्न भिन्न कर दिया है। और इनको कष्ट जानते हैं कैसे होता है? नरेंद्र मोदी का व्यक्तिगत रिश्ता पुतिन से, व्यक्तिगत, अरे भाई, क्योंकि यही व्यक्तिगत रिश्ते को कांग्रेस पार्टी भारत की राजनीति में प्रयोग करती थी। नरेंद्र मोदी नाम के व्यक्ति ने जिस बात को अटल बिहारी वाजपेयी भी नहीं कर पाए, मैं तो खुलेआम कहता हूं, नरेंद्र मोदी ने वो सारे किले ध्वस्त कर दिए इनके, और यही इनकी बिलबिलाहट का कारण बनता है। श्रीमती सोनिया गांधी लिखती है कि भाई, अरे आप अपने बेटे और बेटी के झगड़ा तो निपटा लीजिए राजस्थान में। बेटी कहती है, बेटी का प्रवक्ता कहता है कि नहीं, गहलोत ठीक है, बेटा उनके सचिन पायलट के साथ है। परिवार में तो पितृसत्तात्मक और मातृसत्तात्मक झगड़ा चल रहा है बहन भाई के बीच में। वायनाड जाने से दोनों से कोई अंतर नहीं पड़ रहा है। दोनों के अंदर तलवारें खींची हुई है, और आप अडानी से लड़ने जा रहे हैं। कहां थोड़ा सा आपने यहीं पे संगीत रागी जी, मैं यहीं पे आपको वामपंथी क्योंकि अभी के साथ जो आप लोग स्टेटमेंट आया है वायनाड में, राहुल गांधी ने कहा है कि वो जनता के मुद्दे बिना डरे उठाते रहेंगे। क्या कहा है वायनाड में राहुल गांधी ने, सुन लीजिए। Representative of the people also raises the issues of people without being scared of the consequences, without being worried about what it means to raise the issues of the people. The MP, Member of Parliament, is just a tag. It's a position, it's a post. जनता के मुद्दे बिना डरे उठाते रहेंगे। डॉक्टर सुनील सिंह, क्या आपको लगता है विपक्षी एकता हो पाएगी इस माहौल में जब सब लोग थोड़ा थोड़ा अलग अलग डायरेक्शन में? देखिए दीपक जी, देश की स्थिति वैसी है, जैसा कि मैं एग्जैक्टली तो नहीं कहता, लेकिन एक चिंता का विषय है और चिंतन की जरूरत है। चिंतन हमेशा जब उसके निष्कर्ष निकलते हैं तो उसके सकारात्मक निकलते हैं। देखिए, देश की एक महत्वपूर्ण नेत्री है सोनिया जी, और सोनिया जी ने बस इतना ही किया है कि मौजूदा हालात पर एक चिंतन करने की जरूरत है, मौजूदा हालात की चर्चा की है, और उसके एक सोल्यूशन भी दिया है कि भाई सोल्यूशन क्या होगा, तो विपक्षी एका ही उसका सोल्यूशन है। और माननीय नीतीश कुमार जी ने अनेकों नेक बार कहा है कि वो प्रधानमंत्री पद के न तो उम्मीदवार हैं न दावेदार हैं, पर विपक्षी एका के मालाकार की तरह वो बिहार फॉर्मूला के तर्ज पर 2024 में भाजपा को सत्ता से उखाड़ फेंकेंगे। इसी क्रम में माननीय नीतीश कुमार जी ने एक दौर में विपक्षी नेताओं से मुलाकात की, परिणाम सकारात्मक थी, आज फिर निकले हैं। और देखिए, जब देश की स्थिति ऐसी है, जनता चाहती है, जनता जो भाजपा के महंगाई, बेरोजगारी
सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ने को लेकर के जनता इतनी त्रस्त है कि जनता भाजपा मुक्त भारत चाहती है। हमने उसकी परिकल्पना की शुरुआत और आगाज बिहार से की है, जो 2024 में आएगा। अब देखिए किस तरह का फांसीवाद है, व्यक्तिवाद है कि अब अटल बिहारी वाजपेयी जी से भी नरेंद्र मोदी जी की तुलना कैसे की जा रही है? क्या कोई तुलना है? जनता देखता है। और जहां तक वो बड़ी बड़ी बातें कि पुतिन को ऐसे कर दिया और बाघ मारा, शेर पछाड़ा, अजगर का मुंह पकड़ के 5 किलोमीटर दूर फेंक दिया। सच्चाई तो ये है कि विदेश नीति में हमारा देश ऑल टाइम लो पर है। हमारा पड़ोसी देशों से संबंध ऐसा कभी नहीं था। नेपाल जो हमारा मित्र देश था वो भी आज हमारे झोले में नहीं है। बांग्लादेश नहीं है, श्रीलंका नहीं है, पाकिस्तान नहीं है। चीन तो जो कर रहा है कर ही रहा है। अरे जो पड़ोस से रिश्ता नहीं संभालेगा वो बाकी मोहल्ले का क्या देखेगा? लेकिन खैर, मैं इस बात पर आता हूं कि जो सोनिया जी ने चिंता की जो दी है वो जनता को झकझोर देगा। और एक चर्चाएं, लोकतंत्र में चर्चाएं होनी है, लोकतंत्र में संवैधानिक संस्थाएं की मर्यादा रहनी है और सारे पर एक चर्चा का विषय है। जबकि सिविल सोसाइटी, इंटेलेक्चुअल्स, राजनीतिक सारे चर्चा करेंगे और चर्चा का निष्कर्ष जो निकलेगा उसका हमने कहा ना, अंत में राजनीतिक समाधान भी सोनिया जी ने दिया है। ठीक है, राजनीतिक समाधान देने की कोशिश। लेकिन सवाल ये क्या रुक जाइए ना, एक ही सांस में सब मत बोलिए। लेकिन नलिन कह जी, अगला सवाल थोड़ा गंभीर है। गंभीर यह है कि मिसेस गांधी ने कोट किया है अपने इस आर्टिकल के अंदर। नलिन जी मेरी बात सुनिए प्लीज, आप मेरे ख्याल से कुछ टेक्स्ट कर रहे हैं। कट गया था हमारा। नलिन जी मेरा सीधा सवाल है आपसे। मिसेस गांधी ने यहां पर एक इंस्टेंस का जिक्र करते हुए किरण रिजिजू जी पर आरोप लगाया है। आपको आवाज मिल रही है नलिन जी? अब आ रही है, अब आ रही है। मैं वही उनको मैसेज कर रहा था कि आवाज नहीं आ रही। ठीक है, मेरा बड़ा सीधा सवाल है, वो मिसेस गांधी के आर्टिकल को मैं कोट कर रहा हूं और उन्होंने आरोप लगाया कि एक रिटायर्ड जज को, जो लॉ मिनिस्टर हैं, उन्होंने एंटी नेशनल कहा और कहा दे विल पे अ प्राइज। ये तो हुआ था ना, इसको कैसे डिफेंड करेंगे आप? क्या लॉ मिनिस्टर को ऐसा लिखना चाहिए था एक रिटायर्ड जज के बारे में? उस पर कई चीजें कह चुके हैं, उन्होंने अपनी व्यक्तिगत बात रखी। देखिए, मैं एक वकील हूं, हर व्यक्ति को अपनी बात रखने का पूरा अधिकार है। अनुच्छेद 19 कांग्रेस पार्टी का क्या वार है? कांग्रेस पार्टी कहती है देश में एक माहौल है कि कोई बोल नहीं पाता है। अनुच्छेद 19 के तहत राहुल गांधी जी खुद चाहते हैं सुबह शाम बोल लेते हैं। कोई और अगर आर्टिकल 19 मतलब बोलने की स्वतंत्रता कि आप अपने विचारों को स्वतंत्र रूप से रख सकते, कोई और बोलते तो आप उसको देखते हैं ये आप धमका रहे हैं, आप ऐसे कर रहे हैं। किरण रिजिजू जी ने अपनी सोच, उनको लगा मुझे अपनी बात रखनी है, उन्होंने रखी। कई लोगों ने उसकी तारीफ की, कई लोगों ने आलोचना की। दीपक जी, आप अपनी बात रखेंगे, कई लोग उसको पसंद करेंगे, कई नहीं ना पसंद करेंगे। मेरी बात को कई लोग पसंद करेंगे, नहीं ना पसंद करेंगे। लेकिन सबके अधिकार एक ही जगह से आते हैं ना, अनुच्छेद 19। तो उसमें सोनिया गांधी जी एक चीज को पकड़ेंगे। लेकिन मुझे बताइए, अनुच्छेद 19 में यह क्या लिखा हुआ है? कह सकते हैं कि मोदी सरने वाले लोग सारे चोर हैं। और आप क्लिप प्लीज बजाइए उसको। ठीक है, मैं क्लिप सुनाइए अपने नीरज जी को फ्रेम में रखिएगा। नीरज जी देखिए, आप कह रहे हैं आप लोग क्लिप उतार देते हैं, मैं आपको सुना रहा हूं, पूरी क्लिप सुना रहा हूं, सुन लीजिए। आप चाहे तो दूसरी बार सुन लीजिएगा, तीसरी बार मैं सुना दूंगा अगर आप चाहेंगे। वो क्लिप सुनाइए राहुल जी के वाली, जिस पर उनके ऊपर केस हुआ था। नीरज जी की बात बताओ, इन सब चोरों के नाम मोदी 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 कैसे? नीरव मोदी, ललित मोदी, नरेंद्र मोदी, ये सबके सब मोदी 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 नाम। अच्छा एक बात बताओ, इन सब चोरों के नाम मोदी 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 कैसे? नीरव मोदी, ललित मोदी, नरेंद्र मोदी, ये सबके सब मोदी 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 नाम। ठीक है, मोदी 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 चोर। वो एक बाइट और है, इसके दो अलग अलग वर्जन है, वो भी मैं आपको सुनाऊंगा। नीरज जी जवाब दीजिए इस पर। ब्रजमोहन जी, शायद नीरज जी तक मेरी आवाज नहीं पहुंच रही है, नीरज जी को थ्रू कराइए। ब्रजमोहन जी क्या कहेंगे? क्या इस तरह की टिप्पणी होनी चाहिए विपक्ष के उस नेता की तरफ से जो आने वाले समय में प्रधानमंत्री भी बन सकता है? देखिए कि ये तो विपक्षी नेता है, जो पद पे बैठे हुए लोग हैं, आदरणीय प्रधानमंत्री जी, उन्होंने जिस प्रकार से शब्दों का उपयोग किया उसकी निंदा तो उससे पहले होना चाहिए, क्योंकि उनका दायित्व बड़ा है, उनकी जिम्मेदारी बड़ी है और उनकी व्यापकता ज्यादा है।
उन्होंने किस विदेश जापान में जाकर वो जिस प्रकार से उन्होंने गीता दी और उन्होंने जिस प्रकार से विपक्ष पे वहां पे प्रहार किया, जिस प्रकार से उन्होंने जाके अमेरिका में अपनी बात की, जिस प्रकार से वो शब्दों का उपयोग करते थे कि गाय दूध देने वाली गाय, कांग्रेस की विधवा, 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड, तो मैं सोचता हूं कि मर्यादा तो दोनों तरफ से टूटी है, पर जो बड़े पद पर है, जो जिम्मेदारी के पद पर है, उनको इस मामले में ज्यादा गंभीर होना चाहिए। और मेरे नेता आदरणीय शरद पवार जी हमेशा इस बात को कहते हैं कि हमें सार्वजनिक जीवन में शब्दों का चयन बहुत बेहतर तरीके से करना चाहिए। ऐसे शब्दों का उपयोग नहीं करना चाहिए जिससे किसी की भावनाएं आहत हो या किसी को बुरा लगे। ठीक है, नलिन कोहली जी आप दूसरी बात निकलवाओ, फिर मैं नीरज से बात करूंगा। नलिन कोहली जी बताइए, ये आरोप लगा रहे प्रधानमंत्री पर कि प्रधानमंत्री लूज टॉक करते हैं, ऐसी बात ब्रजमोहन जी ने अपने आरोप में कही। हाँ, लेकिन फर्क ये है, ब्रजमोहन जी मुझसे उम्र में भी बड़े होंगे, आदरणीय है, वरिष्ठ नेता हैं एनसीपी के। फर्क इतना है जो मैं बड़े विनम्रता से कहूंगा कि राहुल गांधी जी को इसी बयान के ऊपर में एक केस फाइल हुआ जिसकी वजह से उनको 2 साल की सजा सुनाई गई और वो एक न्यायिक प्रक्रिया चल रही है जिसकी वजह से निष्कासित हुए। तो कोर्ट ने इसे बहुत गंभीर पाया। अब आ जाते हैं, आपने कहा कि मोदी जी को ऐसे बयान नहीं देने चाहिए, लेकिन मोदी जी के लिए कितने प्रेम भरे शब्द आए हैं कांग्रेस की तरफ से। नीच, गंदी नाली का कीड़ा, निपुंसक, हिटलर, गंगू तेली, मतलब इस प्रकार के बड़े से बड़े वरिष्ठ नेताओं ने मोदी जी के लिए चुन कर ऐसे प्रेम भरे शब्दों का प्रयोग किया है। इसीलिए मुझे नीरज जी शुरुआत मौत के सौदागर से हुई थी, जो और किसी ने नहीं, मिसेस गांधी ने खुद कहा था। पूरी बात करते हैं, हाँ बिल्कुल खुद कहा था, खून की खेती भी कहा। चाहूंगा काफी देर से यहाँ। हेलो दीपक जी, मेरी आवाज मिल रही है? हाँ बिल्कुल, बोलिए आप नीरज जी। दीपक जी मैं माफी चाहूंगा, पिछले 7-8 मिनट से ऑडियो नहीं था तो मैं सुन नहीं पाया, लेकिन जो अभी बात हो रही थी, देखिए भाजपा के लोगों ने, और सबसे बड़ी बात माननीय प्रधानमंत्री जी ने सोनिया जी के लिए, राहुल जी के लिए और अमित शाह जी का जो बयान आपने चलाया था, वो किस तरीके की भाषा का प्रयोग करते हैं, मैं उन भाषा का प्रयोग आपके चैनल पर नहीं करूंगा। तो हम लोगों को सार्वजनिक जीवन में सब लोगों को बचकर चलना चाहिए। लेकिन जहां तक ये सारी बात आज की रही, हम लोग बार बार उसी मुद्दे पर आपको वापस लाना चाहेंगे कि हमें देश के मुद्दे जो आज सोनिया जी ने सबके सामने रखे, उन पर बात कर लेनी चाहिए। महंगाई कैसे कम होगी, उस पर देश के नेताओं को जवाब अब देना होगा। बेरोजगारी कैसे कम होगी, वो इनको जवाब देना होगा। देश के अंदर सौहार्द का माहौल कैसे बनेगा, वो जवाब देना होगा। जो एजेंसियां हैं वो इंडिपेंडेंट तरीके से काम कैसे करेंगी, इन पर उनको जवाब देना होगा। बाकी सारी बातें इधर उधर की चलती रहेंगी। ठीक है, नलिन कोहली जी एक 30 सेकंड का जवाब मुझे वाइंड अप करना है, मेरा वक्त खत्म हो चुका है। हेलो, अगर आप कहें तो पढ़ के सुना। नलिन कोहली जी आवाज आ रही है? मुझे शायद नलिन जी तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है। ठीक है, मेरे पास अफसोस आज के लिए वक्त इतना, पर सोचिएगा जरूर जिन मुद्दों को मिसेस गांधी उठा रही हैं वो मुद्दे कितने महत्वपूर्ण हैं, इस पर बहस तो होनी चाहिए। और लोकतंत्र में सबसे जरूरी है बहस, संवाद, वही हम करते हैं ताल ठोक के में। जी न्यूज़।